हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट निंजा। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक घर को ख़रीदना चाहिए या फिर रेंट पे लेना चाहिए। और मैं इसमें आपको हर एक से प्रोज एंड कॉन्स, सबके बेनिफिट, सब कुछ बताऊंगा। और ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ये सब हो सकता है। तो बाकी मेन डिसीजन आप ही का होगा। सो पहला देख लेते हैं, वाई यू शुड बाय अ होम। घर क्यों खरीदना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ आती है कि आपकी अर्निंग हो सकती है स्टॉप हो जाए, लेकिन आपका किराया नहीं रुकने वाला। तो इसमें आपका घर हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये चीज़ें आपने रेंट पे ले रखी है, उसका तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। एंड पेंडेमिक में क्या हुआ था कि बहुतों की अर्निंग स्टॉप हो गई थी, लेकिन उनके रेंट दिया ही जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपना किराएदारों से किराया मत दीजिए, बट ये अब उन लोगों पे डिपेंड करता है उन्होंने अपने किराएदारों से रेंट लिया या नहीं लिया, वो उनकी बात है। बट ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि आपका जो किराया है वो बच जाएगा, इवन इन द सिचुएशंस लाइक पैंडमिक। दूसरी चीज़ है कि आपको एक हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। अब जब खुद का घर हो तो उसमें एक अलग सी सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। तो खुद का घर हो तो एक हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तीसरा है कस्टमाइजेशन। अब यार अभी मन करता है कि लाइक जो किचन है ना, उसके जो कैबिनेट है वो ऐसे होने चाहिए थे। मैं ना अपने घर में एक ऐसी अलमीरा बनाऊंगा, इसमें इस घर की खिड़कियाँ है ना जो इतनी खास नहीं है, मैं ना इस हिसाब से लगवाऊंगा। तो ये जो है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज़ करा सकते हो। बात ये कि कस्टमाइजेशन इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, बट ये आप किराए के घर में नहीं करवा सकते। अगला पॉइंट है कि दिस कुड बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये जो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। आगे देखते रहिए वीडियो में, आपको पता चलता रहेगा कि इसमें क्या क्या कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि कोई भी घर जाके खरीद ले वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हो सकता है वो आपकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो, बट मैं आपको कैलकुलेशन सारी बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। सो दिस कुड बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख आपको मिल जाते हैं। और देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाती है जिसमें कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लाइक 1 लाख, 2 लाख और कभी कभी 3 लाख का भी फ़ायदा हो सकता है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, वाई यू शुड नॉट बाय अ होम। बिकॉज घर खरीदने के तो मैंने फ़ायदा बता दिया, बट क्यों नहीं खरीदना चाहिए वो भी देख लेते हैं। एंड हाई अमाउंट। अब हाई अमाउंट क्या है कि आजकल घर जो है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये मानो ना मानो, बट काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारी जगहों पे घर महंगे हो गए हैं। और वो भी खासकर जब किसी घर की लोकेशन बदल जाए, कि मान लीजिए कोई घर है कि एक पतली सी गली में है, तो उसका प्राइस कुछ एक्स अमाउंट रहेगा। बट अगर वही सेम घर उसी साइज़ का, उतने ही कमरों का, किसी किसी एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लाइक मेट्रो हो पास में, है ना, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, या फिर काफ़ी अच्छी खासी जगह हो पे हो, लोकेशन उसकी काफ़ी अच्छी हो, तो उसका अमाउंट डबल भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई घर बीच व्यू दे रहा हो तो उसकी तो बात ही अलग है। जो भी बीच पे घर लोगे राजा जी। ये तो हो गई हाई अमाउंट की। चलिए, अमाउंट तो एक चीज़ है, दूसरा आपको 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जब नहीं आपके पास सारे पैसे होंगे तो आप लोन ले सकते हैं, जिसपे कि इंटरेस्ट जो है वो भी कुछ 8 से 9% का रहता ही रहता है। सो ये था हाई अमाउंट। अगला है हिडन कॉस्ट। अब भाई हम क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना ले रहे हैं जिसमें कि हिडन कॉस्ट आ जाएगी। अब हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब क्या है। हिडन कॉस्ट जैसे कि फर्नीचर हो गए, कर्टन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि आप अपने घर के लिए, जैसे कि फ़ैन्स हो गए, और किचन में लाइक आपके पहले किचन छोटा था, अब किचन बड़ा है, तो उसमें सामान भी तो रखेंगे ना। खाली खाली अच्छा नहीं लगता। तो किचन में सामान रखने के लिए, और अब बड़ा फ्रिज चाहिए। छोटा फ्रिज तो पहले छोटे घर में थे इसलिए, है ना। तो ये सब है कि हिडन कॉस्ट में आ जाता है। और ये खर्चे कोई कम नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी अच्छे एरिया में रहते हैं तो उसमें एक गद्दा जो है वो हो सकता है 2 लाख का भी है, क्योंकि आते भी है। और आप किसी नॉर्मल एरिया में रहते हैं तो कोई सोफ़ा सेट हो सकता है कि 40,000 50,000 का है। और इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हर जगह पे अलग वेरी करता है, बट ये यूजुअली 1% ऑफ द अमाउंट जो कि आपका घर है उसका 1% पर ईयर पे चार्ज किया जाता है ज़्यादातर जगहों पे। अगला है लेस एप्रिसिएशन दीज डेज। बिकॉज अब पहले के ज़माने में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिलता था, अभी यहाँ पे काफ़ी लेस अप्रिसिएशन मिल रहा है। अभी जब मैंने इसके पिछला जो पॉइंट था वाई यू शुड बाय अ होम, उसमें मैंने कहा था दिस कुड बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि लेस अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये अब वेरी करता है, बट मैं आपको आगे कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स है वाई यू शुड नॉट बाय अ होम। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर कोई
पर्सन अगर घर खरीद रहे हैं तो उसको लोन लेगा वो, प्लस में उसका इंटरेस्ट रेट भी देगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि जितना आप इंटरेस्ट रेट पर मंथ पे करोगे वो आपके रेंट के आसपास का ही होगा। और जो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी तो वापस करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इक्वल टू आपका रेंट हो जाएगा, और बाकी जो आप अमाउंट पे करने वाले थे अगर आप लोन लेते तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे कि अगर सिंपली इंडेक्स फंड्स भी ले लें तो उसमें भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। मैं इसकी भी कैलकुलेशन आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए अब रेंटिंग की बात करते हैं। अब घर किराए पे लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, तो मैं बताता हूँ वाई यू शुड रेंट अ होम। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाइक सिविल सर्विस में काम करते हैं, तो उनकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है। हालांकि अब हर कोई तो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हो सकता, बट बात ये कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इस घर में नहीं रहना, किसी और घर में चल रहे थे, किसी और घर में मज़ा नहीं आ रहा या फिर ये घर उतना खास नहीं है तो हम किसी और घर में शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगला पॉइंट है नॉट लायबल फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। जैसे कि घर टूटने फूटने ख़राब हो जाए, आपको कुछ लेना देना नहीं है ना, आपको कुछ नहीं जा रहा है। तो जितने भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जो जैसे कि कोई दीवार टूट सकती है, हालांकि दीवार टूटना कोई बड़ी बात हो गई वैसे, लाइक प्लम्बर का सर्विस हो गई, कोई भी चीज़ होगी उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। चलिए अब देखते हैं वाई यू शुड नॉट रेंट अ होम। अब रेंट क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसमें पहला पॉइंट है एज ए कस्टमाइजेशन। ऑफकोर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया, कस्टमाइज़ आप इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मन है कि आप अपना घर को इस तरह से कस्टमाइज़ करें, वो आपके हाथ में नहीं है। आप डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर्स लगा दिए, दिवाली पे डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू कुड नॉट कस्टमाइज इट। अगला है रेंट कुड बी इंक्रीज्ड। अब रेंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। अब रेंट जो है वो रेंटल नीड के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज़ होगा, वो अचानक से हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और होता भी है। आप अगर ईएमआई भरोगे किसी घर को लोन पे लेके, तो उसको आपको पता है कि अच्छा इतना ईएमआई ही मुझे देना है अगले इतने सालों तक। बट रेंट जो है वो कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है। और ऐसा नहीं कि आप किसी घर पे 5 साल तक किराए पे रहते हो तो उसका 5 साल तक आपको एक ही अमाउंट देना पड़ेगा किराए के नाम पे, आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड रेंट हैज़ नो रिटर्न। आप घर पे रेंट लेते हो, किराया देते हो, बट आपको बदले में वापस कुछ नहीं मिलने वाला, बस आपको वहाँ पे रहने की जगह मिलती है। इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप घर लेते हो तो एटलीस्ट आपको 1 से 2% का अप्रिसिएशन मिलता है, बट रेंट पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड अगला है लेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब ऑफकोर्स ये आपका घर नहीं है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आने वाली है ना। कुछ भी हो सकता है, बट आपको सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली उतनी ज़्यादा जितना आपके खुद के घर में मिलने वाली है। अब चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो कि मैंने खुद रियल लाइफ में देखे हैं। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे उस जो बिल्डिंग है उसमें एक लिफ्ट लगी हुई है, जो कि ऑफकोर्स उसकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, और कभी बीच में ख़राब हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और हर कोई तो इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है लिफ्ट को यूज़ करने में। अब जैसे कि कोई पर्सन है जो कि टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट जो कि बेनिफिशियल है काफ़ी ज़्यादा, तो टॉप फ्लोर पे रहने वाले के लिए तो एक अच्छी बात है। बट जो लोग फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो लोग तो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई मेरे को लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों इसके लिए इतने पैसे भरूँ। अब अगर लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो इसमें इतना पैसा लगेगा, भाई वो मैं क्यों दूँ, बल्कि मेरे काम भी नहीं आने वाला ये तो, है ना। कोई पर्सन अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है वो तो आराम से स्टेयर्स का यूज़ कर सकता है, वो क्यों लिफ्ट लेगा। बट अगर सोसाइटी में ज़्यादातर लोग सारे लोग यही कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको भी ये करना पड़ेगा, है ना। अब मान लो 10 में से 8 लोग कहते हैं कि हाँ हमें लिफ्ट चाहिए, और बाकी 2 लोग कहते हैं कि भाई हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इसकी, है ना। तो ये ऐसा कॉपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आप घर रेंट पे लेते हैं तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, जिसकी अगर आप और लोगों के साथ रहते हैं कि अगर एक बिल्डिंग में अपने रेंट पे रह रहे हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं हो सकता है वो उतना कुछ अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करके नहीं रखते हैं, वो लोग साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं। अब ऑफकोर्स अब वहाँ रहे तो आप हो तो आपको साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी ना, बट वो लोग साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। या फिर कह लो कि जो घर का ओनर है वो आपको हर दिन कुछ नया ऑर्डर दे देता है कि अच्छा घर को ना ऐसे, मतलब ये मत करना, वो मत करना, ये मत करो, वो मत करो। एंड काफ़ी अनोइंग लगता है ये सब चीज़ें, और ये सब किसी को पसंद नहीं आती, ये सब काफ़ी अनोइंग हो जाता है। हर दिन आपको एक बंदा आके ऑर्डर दे रहा है कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत, आप वहाँ पे रहने के लिए पे कर रहे हो, तब भी कोई ना कोई बंदा आपको आके ऑर्डर्स दे रहा है, तो ये कोई अच्छा नहीं लगता किसी को। तो वहाँ पे फीलिंग आती है यार काश खुद का घर हो। तो यार ये तो मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको घर रेंट पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अब ये सब हो गया, अब चलिए बात करते हैं कुछ कैलकुलेशंस के बारे में। अब देखते हैं कि आप जो अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं वो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। तो पहले बात करते हैं रेंटल यील्ड की। रेंटल यील्ड होता है कि
जितने जितने का भी अमाउंट का घर है उसको आप किराए पे चढ़ाते हैं तो पूरे साल में आप उससे कितना पैसा जनरेट कर पाते हैं। यानी कि अगर कोई घर है 1 करोड़ रुपए का, उस पर अगर आपको 1% का रेंटल यील्ड मिल रहा है, यानी कि एक साल में आप उससे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं रेंट पे डाल के, तो ये हो गया आपका रेंटल यील्ड। तो एग्जांपल लेते हैं, एक 1 करोड़ रुपए का घर है जिसपे कि रेंटल यील्ड 2 से 3% का है, और यूजुअली इंडिया में जो टोटल रेंटल यील्ड है 2 से 3%, 3% ही हाईएस्ट रहता है। तो 2 से 3% का है, तो 2% से 3% का हो तो 2 लाख से 3 लाख का हुआ, यानी कि पर मंथ 16.6 थाउजेंड से 25,000 तक आप इस पे किराया जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं तो। अब अगर इसी 1 करोड़ के घर को आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर इसी 1 करोड़ के घर को आप ख़रीदने की सोचते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें अब आपके पास 20% यानी कि 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए होने चाहिए, वरना आप ये घर नहीं खरीद पाएंगे। बाकी जो 80 लाख है वो आपका लोन हो जाएगा। अब जब लोन होगा तो वो यूजुअली 8 से 9%, तो मान लीजिए अगर 9% पे मिलता है तो आपकी जो मंथली EMI है वो 71,978 यानी कि रफली 72,000 हो जाती है। और मैं आपको लोन समरी दूं तो टोटल लोन जो है वो आपने 80 लाख रुपए का लिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट जो अगले 20 सालों में देना पड़ा है। सॉरी, मैंने अमाउंट आपको नहीं बताया, ये टोटल 20 सालों का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो अगर अगले 20 सालों में ये जो है अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट 92,74,738 का, बस टोटल अमाउंट आपने पे किया है इस 20 सालों में वो 1.72 करोड़ रुपीज़ का है। और इसमें देखा जाए तो आपने जो इंटरेस्ट भरा है, इस पर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूं तो आपने 38,644 का पर मंथ आपने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट तो बात की बात है, आपने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। जो टोटल EMI है वो 72,000 की है। सो अगर आप रेंट भरते हैं तो उस पर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बट अगर मान लेते हैं अगर आप ये घर खरीदने के लिए तैयार हैं, तो यानी कि आपको 72,000 रुपीज़ का पर मंथ आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपका बजट जो है वो 72,000 रुपीज़ का है, जिसमें से ऑफकोर्स मैंने आपको पहले बताया था कि 25,000 आपका हाईएस्ट रेंट जा सकता है। तो 72,000 में से 25,000 आपका रेंट चला जाता है, जिसमें कि आपके 47,000 रुपीज़ बच जाते हैं। अब इसको आप इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट भी मैं कोई ज़्यादा भयंकर जगह पे नहीं, सिर्फ इंडेक्स फंड्स में बोलूँगा। तो इंडेक्स फंड्स में, वैसे इंडेक्स फंड्स में मेरी एक वीडियो है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं वो भी 20 सालों के लिए, आपको जो आपका लोन था वो भी 20 सालों का ही था, तो इस 20 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा अगले 20 सालों में हर महीने 47,000 डालने के बाद, तो वो आपका अमाउंट हो जाता है 1.12 करोड़। एंड आपको जो टोटल रिटर्न है वो हो जाता है 2.47 करोड़। इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 3,59,87,755, यानी कि रफली 3.6 करोड़ रुपीज़। और रियल स्टेट में जो रियल स्टेट एप्रिसिएशन है वो कुछ 6% का रहता है। अगर मान लेते हैं, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप ये घर खरीद लेते तो उस 20 साल बाद वो जो आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 2.2 करोड़ हो जाती, सिर्फ उस घर की वैल्यू। एंड अगर ऐसा होता उसमें जो आपकी रियल स्टेट की वैल्यू वो 2.2 करोड़ है, और जो आपने इंडेक्स फंड्स में पैसे डाले हैं वो उसका सिर्फ जो आपका इन टोटल रिटर्न मिल रहा है वो सिर्फ रिटर्न, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं, उसका जो रिटर्न है वो 2.47 करोड़ का है। 1 करोड़ तो साइड में है, और जो रियल स्टेट है उस पर आपको 2.2 करोड़ टोटल मिल रहा है। तो देखा जाए तो आपको इंडेक्स फंड्स में ही फ़ायदा हुआ। और मान लेते हैं कि यू बॉट द हाउस, तो आपने टोटल जो स्पेंड किया है वो 1 करोड़ रुपीज़ किया है, टोटल वैल्यू जो उसकी आफ्टर 20 ईयर्स है वो 2.2 करोड़ का है। अगर आपने वही पैसा इंडेक्स फंड्स में डाला होता तो वो आपका 3.6 करोड़ रुपीज़ हो चुका होता। तो ऑफकोर्स आपको इसमें इंडेक्स फंड्स में फ़ायदा मिल चुका है, और जो इंडेक्स फंड में आपको फ़ायदा मिला उससे आप अब वो घर भी खरीद सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर तुम मेरी तरह एक ओपन माइंडेड अप्रोच रखते हो तो घर को रेंट पे लेना ही ज़्यादा बेहतर है, वो भी तब जब आपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप सिर्फ रेंट करते हो और पैसा सिर्फ बैंक में डालोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला मेरे भाई। बट बीच में क्या कहते हैं यार, इमोशंस आ जाता है कि यार हैशटैग अपना घर होना चाहिए। तो यार अब इमोशनल डैमेज तो मैं करने के लिए आया नहीं हूँ यहाँ पे। और अगर आप खासकर लड़के हो तो क्या है कि लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं कि भाई तुम्हारा पहले खुद का घर होना चाहिए, तुम किराए पे रहते हो, हम अपनी बेटी कैसे दे देंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं तो यार तुमने भी सोचा होगा और मैंने भी सोचा है। वीडियो उन्हें जाके दिखाऊंगा तो शायद वो तब भी ना माने। तो ये हर लड़के का गम है बाय द वे। बट फैसला मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। अब घर लेना कोई हलवा भी नहीं है, तो इसलिए फैसला जो है वो तुम पे ही है। अभी तक मैंने जितना भी समझाया उस पर मैंने पहले कहा कि मेरी नज़रों में पैसे को इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा बेहतर है इंडेक्स फंड्स वगैरह में, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मैंने आपको दिखाया, और रेंट पे लेना ही ज़्यादा बेहतर है।
बट अगर आप पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपको इन्वेस्ट करने से डर लगता है, या फिर इन्वेस्ट करना आपको आता नहीं है, आपका आगे प्लान भी नहीं है, तो आप घर ले सकते हो उसमें। तो अगर आप रेंट पे रह के वो पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो ये एक अच्छी अप्रोच है, अदरवाइज़ ये अप्रोच भी उतनी कुछ खास नहीं है। चलिए अब मान लेते हैं आपको कोई ऐसा घर दिखता है जो कि आपको लगता है कि अच्छा ये सस्ता घर है, अब मैं इसे लूँ या ना लूँ, है ना। कि यार 2 BHK घर है और ये थोड़ा इतने सस्ते में मिल रहा है, बाकी घर नहीं मिलने वाले इतने सस्ते में। तो इसका एक रेशियो वाला फॉर्मूला होता है। सो जो घर का जो टोटल प्राइस होगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए एनुअल रेंट से, कुछ तो एनुअल रेंट आना ही होगा उससे, या फिर कितना आपको देना पड़ेगा। तो अगर वो जो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल रेंट है वो 21 से कम आता है, 21 से कम आएगा, तो आप उस घर को खरीद सकते हैं, वो खरीदने लायक है। अगर वो 21 से ज़्यादा आता है तो नहीं, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, रेंट पे जाओ, वो ही बेहतर रहेगा। तो फाइनली आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव और कितनी अच्छी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताओ, और ज़्यादा अच्छी लगी हो एक्चुअली में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एंड अगर यहाँ तक देख चुके हो तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है ऑफ कोर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में। तो बाय बाय।